हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की अंग्रेजों और मराठाओं तक के युद्धों की। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंग्ल सिख युद्धों की, अंग्रेजों और सिखों के बीच के युद्धों की। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्धों को जानने से पहले हम बात करेंगे सिख राजनीति पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर सिर्फ सिख राजनीति की बात करेंगे, ना कि सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की चर्चा हम अपने आने वाले वीडियोस में, जिसमें सभी धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें एक साथ करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सिख राजनीति के बारे में। तो सिखों के पहले जो राजनीतिक गुरु थे वो बंदा बहादुर थे। बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ 1670 ईस्वी में हुआ था। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। बंदा बहादुर का जो मुख्य उद्देश्य था वो पंजाब में सिख समुदाय की स्थापना करना था। मतलब पूरे पंजाब में ये सिख समुदाय का वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। जो बंदा बहादुर थे, जो पहले राजनीतिक गुरु थे सिखों के, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो पंजाब में सिख समुदाय का संप्रदाय जो है स्थापित करना चाहते थे। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई थी। तो जो बंदा बहादुर की राजधानी थी वो लोहगढ़ थी। 1716 ईस्वी में मुगल शासक फारूक शिखर ने बंदा बहादुर की हत्या की, और ये जो हत्या हुई ये गुरदासपुर के निकट हुई थी। तो बंदा बहादुर की जो हत्या हुई वो 1716 ईस्वी में फारूक शिखर जो मुगल बादशाह था उस समय, उसके द्वारा, और कहाँ पर हुई? गुरदासपुर के निकट हुई। आइए आगे बात करते हैं। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में जो है नेतृत्वकर्ता की कमी हो गई, और जिसका नतीजा ये निकला कि जो सिख थे वो अनेक छोटे छोटे दलों में बंट गए। जब इनका राजनीतिक गुरु की हत्या करा दी गई सिखों की, तो इसमें नेतृत्व का काफी ज्यादा अभाव दिखाई पड़ने लगा, और जिसका नतीजन सिख जो थे वो अनेक छोटे छोटे दलों में बंट गए। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर कि दल खालसा की स्थापना किसने की? खालसा पंथ और दल खालसा दोनों अलग अलग चीजें। तो जो दल खालसा की स्थापना की वो नवाब करपूर सिंह ने की, और कब की? 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की, और इसने क्या किया कि जितनी छोटी बड़ी सिख की टुकड़ियां थी जो बट गए थे छोटे बड़े टुकड़ों में, उन सबको आपस में मिलाया, दल खालसा में मिला लिया। दल खालसा का जो वित्तीय सहयोग था वो राखी प्रथा से होता था। जो राखी प्रथा की स्थापना हुई 1753 ईस्वी में, उससे दल खालसा का जो है आर्थिक रूप से सहयोग होता था। तो राखी प्रथा की अगर बात करते हैं तो राखी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि प्रत्येक गांव से का जो उपज का 1/5वां हिस्सा था वो दल खालसा की सुरक्षा पर खर्च होता था। यह राखी प्रथा के अंतर्गत निश्चित किया गया था कि प्रत्येक गांव की उपज का 1/5वां भाग दल खालसा की सुरक्षा पर खर्च होगा। तो इस प्रकार से दल खालसा का वित्तीय सहयोग प्राप्त होता था। पंजाब पर मुगलों और मराठों का प्रभाव कमजोर हुआ, और जस्सा सिंह औलियावाला के नेतृत्व में पंजाब में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ, जिसको मिसल कहा जाता था। तो जब पंजाब में मिसल का आरंभ हुआ तो वो किसके नेतृत्व में हुआ? जस्सा सिंह औलियावाला के नेतृत्व में। इसमें जो पंजाब में थे वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। मिसल का जो अर्थ होता है, मिसल एक अरबी शब्द है, और मिसल का जो अर्थ निकलता है वो समान निकलता है। समान मतलब बराबर रूप से। आंग्ल सिख युद्धों की जो आधारशिला बनी वो रणजीत सिंह के शासनकाल से पड़ी। तो रणजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो रणजीत सिंह को पंजाब में सिखों का मुख्य संस्थापक माना जाता है। जो रणजीत सिंह है उनको पंजाब में सिखों का मुख्य संस्थापक माना जाता है। रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ वो 1780 ईस्वी को हुआ था। तो सिखों के पहले राजनीतिक गुरु जो थे वो बंदा बहादुर थे, और पंजाब में सिखों का मुख्य संस्थापक रणजीत सिंह को माना जाता है। आगे बात करते हैं। रणजीत सिंह ने पंजाब सहित मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख को भी अपने राज्य में मिलाया। इसने जो
मुख्य उपलब्धि हासिल की अपने शासनकाल में, वह यह हासिल की कि इसने पंजाब के साथ साथ मुल्तान को, पेशावर को, कश्मीर को और लद्दाख को अपने राज्यों में मिलाया। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर जीत प्राप्त की और जीत के साथ ही लाहौर को इसने अपनी राजधानी घोषित की। तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को घोषित की। जब इसने लाहौर पर विजय प्राप्त की, उसके साथ ही इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इसके शासनकाल में एक अन्य जो मुख्य घटना हुई वो इस प्रकार थी। 1805 ईस्वी में यशवंतराव होलकर अंग्रेजों से हार गया और हारने के बाद यह शरण लेने के लिए पंजाब पहुंचा। चूंकि ये अंग्रेजों से हारा था, जिसके कारण इसके पीछे पीछे जो जनरल लेक था, अंग्रेजों का नेतृत्व करता, वो भी पंजाब पहुंचा। 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह और जनरल लेक ने एक संधि की, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार है। तो पंजाब में अंग्रेजी सेना जो है हटाएंगे, ये एक पहली संधि थी। तो पहली संधि में ये निर्णय हुआ कि अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना को वापस लेंगे। दूसरी संधि हुई कि मित्रता बनाए रखने पर अंग्रेज जो है वो पंजाब पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर अंग्रेज और पंजाबों में मित्रता बनी रहेगी तो अंग्रेज जो है पंजाब पर आक्रमण नहीं करेंगे। और एक अन्य जो शर्त थी इस संधि की, वो इस प्रकार थी कि रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर में शरण नहीं देंगे। ये जो थी मुख्य शर्तें थी जो 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच संधि हुई। आगे बात करते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और मेटकाप के मध्य अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई, उसकी तारीख 25 अप्रैल 1809 ईस्वी थी और यह संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के मध्य हुई। इस संधि में जो मुख्य बातें हुई वह ये हुई कि सतलज नदी रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा होगी। तो सतलज नदी को अमृतसर की संधि में रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा घोषित कर दिया गया। लुधियाना में अंग्रेजों ने एक अपनी सेना रखी और यह जो सेना थी वह अंग्रेजों के लिए काम करेगी। इस संधि का मुख्य निर्णय था कि लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रहेगी और यह सेना अंग्रेजों के लिए काम करेगी। 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमीर जो था अफगान का जो अमीर था सैयद शुजा, उससे कश्मीर पर विजय प्राप्त की, उससे कश्मीर जीता। और चूंकि उस समय जो कोहिनूर हीरा था वो सैयद शुजा के पास था, तो सैयद शुजा से इसने कोहिनूर हीरा को भी प्राप्त कर लिया। तो 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अफगान अमीर जो सैयद शुजा था उससे कश्मीर विजय के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी प्राप्त कर लिया। रणजीत सिंह की मृत्यु की बात करते हैं तो रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई वो 7 जून 1839 ईस्वी को हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इसके 3 पुत्र रहे, जिनका नाम सबसे पहला खड़क सिंह, जिसका शासनकाल 1839 से 1840 ईस्वी। इसके बाद शेर सिंह जो 1841 से 1843 ईस्वी तक शासक रहा। और उसके बाद जो है दिलीप सिंह का नाम आता है, जो 1843 से 1849 ईस्वी तक शासक रहा। तो जो दिलीप सिंह था वह एक अल्पवयस्क था और जिसके कारण इसकी जो संरक्षिका थी वो इसकी माँ रानी जिंदल थी। तो रानी जिंदल जो थी इसकी संरक्षक थी। इस समय जो खालसा सेना थी तो उसकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा चरम पे थी। जब दिलीप सिंह शासक था और संरक्षण की माँ का था, तो उस समय जो खालसा सेना थी उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो रानी जिंदल ने सीमा विस्तार के लालच में सेना को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। तो रानी जिंदल ने सोचा कि क्यों ना, जब सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है तो एक युद्ध करके अपनी सीमा को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, सीमा विस्तार किया जाए। तो इसी लालच के साथ रानी जिंदल ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यही से इस घोषणा के साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का आरंभ हुआ। पहले अंग्रेज और सिख युद्ध का आरंभ यहीं से हुआ। तो आगे बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, जो 1845 से 1846 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध में कुल 4 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध था वो मुदकी का युद्ध हुआ जो 1845 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध फिरोजपुर का युद्ध हुआ जो 1845 ईस्वी में हुआ। तीसरा युद्ध अलीवाल का युद्ध हुआ जो 1846 ईस्वी में हुआ। और जो चौथा युद्ध हुआ वो
1846 ईस्वी में ही सुबराव का युद्ध हुआ। तो ये कुल 4 युद्ध हुए पहले अंग्रेज और सिख युद्धों में। तो इन चारों युद्धों का जो नतीजा आया वो ये आया कि चारों युद्धों में सिखों की बुरी तरह हार हुई और चारों युद्धों में अंग्रेजों ने जीत प्राप्त की। इसके बाद जो 2 प्रमुख संधियां हुई उनकी बात करते हैं। तो पहली संधि हुई जो लाहौर की संधि थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। यह संधि अंग्रेजों और दिलीप सिंह के मध्य हुई। इस संधि के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो इस संधि में दिलीप सिंह को इसकी मां रानी जिंदन के नेतृत्व में राजा घोषित कर दिया गया और इसका जो संरक्षिका थी वो इसकी मां को ही घोषित किया गया। और जो एक अन्य बिंदु सामने आया वो यह आया कि सतलज नदी के पूर्व के प्रदेशों व जालंधर के जो दोआब थे उस पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया। ये लाहौर की संधि का पहला बिंदु था। एक अन्य बिंदु की बात करते हैं तो लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लाहौर की संधि में लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 50 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए में कश्मीर को गुलाम सिंह ने खरीद लिया। तो ये लाहौर की संधि की दूसरी मुख्य बात थी। सिख सैनिकों की संख्या जो थी लाहौर संधि के समय निश्चित और काफी मात्रा में कम कर दी गई। सिख सैनिकों की जो संख्या थी वो कम कर दी गई और इनकी जो सैनिक रखने की क्षमता थी वो निश्चित कर दी गई। तो ये जो मुख्य बातें थी वो लाहौर संधि में हुई। इसके बाद बात करते हैं अगली संधि भैरववाल की संधि जो 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इस संधि की जो मुख्य बातें थी उस पर नजर डालते हैं। तो 1846 ईस्वी में सिखों ने दोबारा विद्रोह किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से एक और संधि की जो भैरववाल की संधि हुई। इस संधि में रानी जिंदल का जो संरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया और रानी को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रदान की जाने लगी। तो इससे पहले लाहौर की संधि में रानी जिंदल का जो संरक्षण था वो बना रहा, लेकिन भैरववाल की संधि के साथ ही रानी का जो है संरक्षण समाप्त हो गया और राजा जो है दिलीप सिंह को घोषित कर दिया गया। लाहौर में अंग्रेजी सेना रखे जाने की एक और संधि हुई और जिसका जो व्यय था वो दिलीप सिंह वहन करेंगे। एक अन्य परिषद जो 8 सिख सरदारों का परिषद था उसका गठन हुआ, जो शासन की देखरेख करेंगे। और ये जो परिषद थी इसकी अध्यक्षता अंग्रेज रेजिमेंट करेगा। यह इस संधि की जो है मुख्य बात थी। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। तो जो दूसरा अंग्रेज और सिखों के मध्य युद्ध हुआ वह 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। बात करते हैं तो पहला युद्ध रामनगर का युद्ध हुआ जो 1848 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में सिखों की हार हुई। दूसरा चिलियांवाला युद्ध हुआ जो 1849 ईस्वी में हुआ। इसमें सिखों की विजय हुई, इसमें अंग्रेजों की हार हुई। और जो तीसरा युद्ध हुआ वो गुजरात नगर का युद्ध हुआ जो 1849 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और सिखों की हार हुई। द्वितीय युद्ध के बाद सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने और 1849 ईस्वी में सिख राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को भी पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ ही इंग्लैंड भेज दिया गया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ ही अंग्रेजों ने सिख राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और दिलीप सिंह और रानी को इंग्लैंड भेज दिया पेंशन देकर। तो इसके साथ ही अंग्रेज और सिखों के बीच युद्धों की पूर्णतः समाप्ति हो गई। फ्रेंड्स, हम आगे वीडियो में बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स की। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।